हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। तो किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उनका विकास हुआ, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उनके बारे में जानते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसे अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। अरे उपजा ईश्वर के कोप से आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं मैं, तो तुम नाही नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुना। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं। एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की एक झलक थी। इस तरह के नाटक 19वीं सदी के आखिरी 30 सालों में काफी लोकप्रिय हुए। कारण ये था कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत की जनता एक क्रूर शिकंजे में जकड़ी हुई थी और ऐसे नाटकों को लिखने और खेलने से उन्हें अपनी बात कहने का संतोष मिलता था। यही हालात भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बने। आधुनिक भारत में राष्ट्रीयता की शुरुआत हुई विदेशी प्रभुत्व के विरोध में। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों ने भारत में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं जिनके कारण भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने लाभ के लिए भारत को गुलाम बनाया था। इस राज को भारतीय समझने लगे थे और फिर भारत के लोगों के हित और ब्रिटिश शासकों के स्वार्थ पूर्ति के बीच सीधे टकराव का माहौल बन गया। भैया मंगलू। हाँ काका। अब तो ये खेती बाड़ी करे कोनो फायदा नहीं रहेगा। हाँ रामधन काका, हमार पूरी फसल तो अंग्रेजन के ठेकेदार ये जिम्मेदार हथिया लेत है। हमका का बचत है काका, और कहत है कि भूमि कर अलग से देन के पड़ी। सुना है। अब तुम्हें कहो काका, हम इन सब के खातिर करत हैं का खेती बाड़ी। अरे भैया, अब तो न हमार जमीन हमार रह गए और न हमार घर। हाँ, यहाँ तक कि हमारी बैल भी अंग्रेजन के चापलूस जमींदारों ने हड़प लिए हैं भैया। ठीक कहत हो काका। अब तो ये समझो कि अपने ही घर में हम नौकरन की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। नौकर का काका, नौकर से भी बदतर जिंदगी है हमार। सुनत है कि गांवन में हमारे किसान भाई लोग जमींदार से टक्कर लेने के तैयार हैं। हाँ, और यह नहीं, अपन जान की बाजी तक लगावे के तैयार हैं। ठीक है, सुना है काका। हम सबका मिलके लड़ना चाहिए। किसान अब अंग्रेजों और उनकी छत्रछाया में पल रहे जमींदारों, साहूकारों और सूदखोरों के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। इसीलिए 1859 से 1875 के बीच नील जयंतियां, कुकी
और पवना के किसान विद्रोहों के साथ-साथ फूलागढ़ी में दंगे और महाराष्ट्र के किसानों के मोर्चे जैसी कई वारदातें हुई। इन्हीं दिनों भारतीय समाज का शिक्षित वर्ग अपने बढ़ते हुए ज्ञान से देश के आर्थिक पिछड़ेपन और राजनीतिक स्थिति को समझने में समर्थ होता जा रहा था। अच्छा, तो आप अब तक इस गलतफहमी में हैं कि अंग्रेज ये शिक्षा आपको आपके भले के लिए दे रहे हैं? नहीं दोस्त, क्या पढ़कर हम लोगों की नॉलेज इंप्रूव नहीं हो रही है? एंड आफ्टर ऑल, इस पढ़ाई के बाद जो नौकरियां हमें मिलेंगी, क्या उनसे हमारा भला नहीं होगा? वाह वाह भाई वाह, तुमने अपना नॉलेज बड़ा इंप्रूव कर लिया है। जानते हो पढ़ाई किस लिए है? इसलिए है कि अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए अफसर चाहिए, व्यापारियों को क्लर्क चाहिए। समझदार भारतीय साहब बनेगा और दूसरे कम से कम बाबू बनकर मदद तो करेंगे ही। ये मत समझो कि अंग्रेज उदार हैं और ये तुम्हें देशभक्ति के पाठ सिखा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो? हाँ, क्यों नहीं? कुछ समझते हो? हाँ, क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं समझते तुम। जानते हो, अंग्रेज अपने सिर फिरे कानूनों से हम सभी पर कहर ढा रहे हैं। हाँ, जानता हूं। इन्होंने हमारे व्यापार को चौपट करके रख दिया है। हर उस चीज पर रोक लगती है जिससे हमारा जरा भी फायदा हो। हर टेरिटरी का कीमती सामान ब्रिटेन भेजा जा रहा है। हम किसी गुलाम से कम नहीं। अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। हाँ, जानता हूं। कैसे जानते हो? क्यों? अखबारों के जरिए ना। और अखबार तुम पढ़ सके सिर्फ एजुकेशन की वजह से। ये बात तो ठीक है, पर अंग्रेज अपने अखबार निकालते हैं ये सोचकर कि वे हमें अपने मुताबिक बना सके। हम शरीर से तो इंडियन हों, पर विचारों से अंग्रेज हों। लेकिन थैंक गॉड, हमारे लोग जो अपने अखबार चला रहे हैं, उनसे तो अपने देश को जानने में बहुत मदद मिली है। हमारी भाषा जरूर भ्रष्ट हो रही है, पर विचारों में नयापन आ रहा है। मानता हूं दोस्त तुम्हारी बात। अब हमें कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। अंग्रेजी शिक्षा दोनों तरह के लोग पैदा कर रही थी। साहब बाबू बनने वाले ज्यादा थे तो देशभक्त भी कम न थे। साथ ही सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी प्रबल हो रहे थे, जो एक नए राष्ट्रवाद के उदय में मदद कर रहे थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी इनमें प्रमुख थे। मध्य वर्ग अभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। वो तो सहूलियत चाहता था, स्वयं को अंग्रेजों के बराबर देखना चाहता था। अरे भैया, इन अंग्रेजों ने तो हम व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। हमें तो कहीं का ना छोड़ा। अब क्या खरीदें और क्या बेचें? सारा कच्चा माल बाहर भेजा जा रहा हैगा और हर चीज पे जानलेवा टैक्स देना होता है। अरे ये अंग्रेज, जैसे ये अंग्रेज व्यापारी है ना, ऐसे तो हम भी हैं। पर ऐसा सौतेला व्यवहार। हमारे सारे कारीगर भूखों मर रहे हैं। न खाने को रोटी है और न पहनने को कपड़ा। यही तो होगा। अब ये हमारे यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदते हैं और अपने हाथ से तैयार माल को महंगे दामों पर बेचते हैं। जो थोड़ी बहुत पूंजी बची थी वो भी खत्म हो चुकी है भैया। अरे वो तो छोड़ो, अब तो रेलगाड़ियां तक चला रहे हैं ये अंग्रेज लोग, जिससे माल को बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके और मिलिट्री को भी आने जाने की सहूलियत मिल सके। और इन सब का खर्चा हम लोगों के सर पर मढ़ा जा रहा है। जब हम लोगों ने कहा कि अरे हमारे यहाँ नहरों की जरूरत है जिससे सिंचाई भी होगी और माल परिवहन के काम में भी आएगी, तो इन्होंने ये बात नहीं मानी, क्योंकि इसमें हमारा फायदा था ना।
अरे देखो तो इनकी करतूत। लेकिन इस विचार के विपरीत रेलवे के प्रसार ने भारत को राष्ट्र का रूप देने में सहायता की। दूर सुदूर बसे लोगों को नजदीक लाकर रेल यातायात ने लोगों को अपने विचारों के आदान प्रदान में भी सहायता की, जिससे राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत का एक कोना दूसरे कोने से जुड़ गया। शिक्षा का प्रसार, प्रांतीय अखबारों का प्रकाशन, रेल यातायात का प्रसार ऐसे कारण थे जिन्होंने राष्ट्र को एक रूप देने में सहायता की और राष्ट्रीय भावना जागृत की। इसीलिए जो कुछ एक स्थान पर होता, उसका असर दूसरे स्थानों पर भी पड़ता था। अब ये स्पष्ट हो गया था कि चाहे कोई किसी प्रदेश का क्यों न हो, वे सभी एक ही शत्रु के हाथों शोषित किए जा रहे थे, और वो शत्रु था ब्रिटिश शासन। और यही था भारत में राजनैतिक और सामाजिक जागरण, जिसके कारण इस भावना को आगे बढ़ाने वाले कई संगठनों का निर्माण हुआ। इनमें कुछ प्रमुख संगठन थे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। इन संगठनों के निर्माण से ये स्पष्ट हो रहा था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शक्तिशाली होता जा रहा है। अब पढ़े लिखे लोगों के अलावा भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। साथ ही साथ सारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को एक सूत्र में बांधने की भावना प्रबल हो रही थी। इसी भावना का परिणाम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में सर ए.ओ. ह्यूम का योगदान महत्वपूर्ण समझा जाता है। सन 1872 में सर ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड नॉर्थब्रूक को एक पत्र में लिखा, आप शायद हमारे शासन की अस्थिरता को मुश्किल से पहचान पाएं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे साम्राज्य का भविष्य लड़खड़ा रहा है और किसी भी समय कोई छोटा सा बादल उभर सकता है जो इस पूरी धरती पर फैलकर अराजकता और तबाही की बरसात कर सकता है। यही सर ह्यूम थे जिन्होंने एक अखिल भारतीय संगठन का स्वप्न देखा। दरअसल अंग्रेज भारत की आजादी के आंदोलन को जज्ब करके कमजोर बनाने के लिए कांग्रेस को प्रयोग में लाना चाहते थे। 25 दिसंबर 1885 को पुणे में ऐसे ही संगठन के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। किन्हीं कारणों से ये सम्मेलन वहां नहीं हो पाया और बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये सम्मेलन हुआ। ये 28 दिसंबर 1885 की बात है। मैं इस कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए श्री W.C. बैनर्जी का नाम सुझाता हूं। मैं सुब्रमण्यम अय्यर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं ये प्रस्ताव पढ़ रहा हूं और आप लोग इस पर बहस करें और इस पर वोट करें, अपना मत दें। यहां उपस्थित भारत के कोने कोने से आए 75 सदस्य
इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। हमें भेजे गए निमंत्रण में कुछ बातें कही गई थी। मेरा यह प्रस्ताव उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। हमारे देश के हितों के लिए ये कांग्रेस काम करेगी और ये कांग्रेस राष्ट्रीयता की भावना को भी आगे बढ़ाएगी। ये प्रस्ताव सहमति से पास हुआ। अब मैं आज का अगला प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं। ये प्रस्ताव कांग्रेस की अगली बैठक के संदर्भ में है और ये बैठक 28 दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित करने का सुझाव है। ठीक है। इसे पास माना जाए। हाँ। और इस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते रहे। 1885 से 1905 के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो मांगे उठाई, उनमें मुख्य थीं संवैधानिक, आर्थिक और प्रशासकीय सुधार। 1905 से कांग्रेस का स्वरूप बदलना शुरू हुआ। धीरे धीरे ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस को केवल सेफ्टी वॉल्व नहीं समझकर उसके उभरते हुए राष्ट्रीय स्वरूप को पहचानना शुरू कर दिया। इसके साथ ही फिरंगी सरकार की कांग्रेस से कटुता भी बढ़ती गई। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे सघन नेताओं की अध्यक्षता में आगे बढ़ती रही और राष्ट्रीय भावना को निरंतर जागृत रखने और स्वराज्य के संकल्प को साकार करने में जुटी रही। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है और सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न दे रखा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपका। पहला है ऑप्शन 1885 में, दूसरा ऑप्शन है 1880 में, तीसरा ऑप्शन है 1886 में या चौथा ऑप्शन है 1890 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 में। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1885 में। आपको इसको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 2, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, जबकि चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गान के। साथ ही साथ आपको बांग्लादेश का भी बताना है, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रगान को जिसने लिखा है वही बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है। यानी कहीं ना कहीं दोनों का जो आंसर होगा एक ही व्यक्ति होगा। उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही? उत्तर में लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। प्रश्न नंबर 2 स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? तो ये कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, यानी कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 3 भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 3
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य लिखिए। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कौन कौन से जो घोषित उद्देश्य थे उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला है देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, यानी जो देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे उनको क्या करना था, एकजुट करना था। दूसरा है भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। कहीं ना कहीं जो भारतीय थे उनके बीच में मनमुटाव हो गया था, तो उनको कहीं ना कहीं ये जोड़ना था कि उनके मन में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हो सके। पॉइंट नंबर 3 है राजनीतिक एवं सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार को अभिव्यक्त करना। प्रश्न नंबर 2 कांग्रेस की 2 विचारधाराएं कौन सी थी उनके बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कांग्रेस की 2 विचारधाराएं निम्नलिखित थी। पहला है आपका नरम दल, जबकि दूसरा था गरम दल। अगर हम बात करें नरम दल की, तो कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वो धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। अगर हम बात करते हैं गरम दल की, तो 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जिसको बाल लाल पाल के नाम से जाना गया। बाल लाल और पाल के नाम से जाना गया। तो ये बाल पाल लाल कौन है, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। इनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते। इनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों के मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। प्रश्न नंबर 3 होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो जो होम रूल आंदोलन था उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। उत्तर में लिखेंगे सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी में आते आते अंग्रेज के दोनों नरम एवं गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तर में लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, डेट याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तत्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर तंग आकर मध्य वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने तत्कालीन दुर्दशा के खिलाफ आवाज़ उठाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने लोगों को राजनैतिक अधिकार और सुविधा तथा प्रेस
को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक न सुनी। अतः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे बंगाल में लॉर्ड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा तथा चेन्नई यानी कि मद्रास में महाजन सभा। वैसे इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई। अंततः विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात सोचने लगे। इस मना स्थिति को ये ह्यूम नामक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। उसने विभिन्न भारतीय नेताओं के विचार विमर्श किया और अंत में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। तो आपने देखा किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 73 और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में आपको ये सन ध्यान में रखना है। ह्यूम ने इसकी जो एक अवकाशकालीन यानी कि उनको अवकाश मिला हुआ था, ये जो अधिकारी थे उनका नाम है। इन्होंने बहुत ही सहयोग किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर रहे होंगे। जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो आपका बेस होता है कहीं ना कहीं यहीं से मजबूत होता है आगे की पढ़ाई के लिए। अगर आपको आगे पढ़ना है, भविष्य में कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं इन सब प्रश्नों को अपने ध्यान में कुंडलित कर लीजिए, कंठित कर लीजिए, जो भी समझ में आए इसको याद कर लीजिए जैसा भी हो, लेकिन आप लोग इसको नोट्स बना करके याद करें। नोट्स बना रहता है तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।